हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। ये पॉलिटी की क्लास है। इससे पहले हमने नागरिकता पढ़ी थी इसमें, और नागरिकता की ही क्लासेस हमने इसको पार्ट में बांट बांट के पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने नागरिकता संबंधी विवादों को पढ़ा था और उसमें एनआरआई के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा हमने। ठीक, तो अब हम इसमें देखेंगे। सॉरी, एनआरआई के बारे में नहीं पढ़ा था हमने, उससे पहले पढ़ा था हमने नागरिकता की समाप्ति या सिटीजनशिप को एंड कैसे किया जा सकता है। तो भारत की सरकार घोषणा कर सकती है, हम स्वेच्छा से त्याग सकते हैं या टर्मिनेट हो सकते हैं। इसमें कितने प्रकार का था वो हम उसमें चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम कैसे जो नागरिकता संबंधी विवाद होते हैं उनको कैसे सुलझाया गया, और कैसे सोनिया गांधी जी का मामला था जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, 13वीं लोकसभा का जो मुद्दा बना था, और उन्हें प्रधानमंत्री बनने में जो अड़चनें सामने आई थी। ठीक है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया और ये बात तय हुई कि भारतीय नागरिक संवैधानिक उच्च पदों पर जा सकते हैं, फिर चाहे वो पंजीकरण के माध्यम से, मतलब देशीकरण के द्वारा है, चाहे फिर वो जन्म से है। अब देखिए, इसमें अब आगे देखते हैं कि विदेशी निवासियों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है कि ऐसे लोग जो भारत से बाहर रहते हैं, विदेशी का मतलब वे नहीं जो किसी और देश के हैं, विदेशी का मतलब है ऐसे लोग जो भारतीय हैं लेकिन बाहर रहते हैं। तो भारतीय निवासी जो विदेश में रहते हैं या विदेशी निवासियों के लिए जो विशेष प्रावधान है सरकार ने क्या किए हैं, और उनके लिए क्या कानून है, कैसे वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, उसे हम इसमें पढ़ने जाएंगे। तो भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में रहते हैं, भारत सरकार द्वारा नागरिकता से अलग विशेष दर्जा प्रदान करने का प्रावधान है। तो भारत सरकार ने उन्हें नागरिकता से अलग एक विशेष दर्जा दिया है। वो क्या दर्जा है? जिससे भारतीय मूल के विदेशों में बसे भारतीयों को भारत सरकार विशेष सुविधाएं देती है, जो इस प्रकार हैं। अर्थात ऐसे भारतीय जो कभी भारत में रहे थे या उनके बाप दादा भारत में थे या भारत से उनका मूल जुड़ा हुआ है, वो भारत के बाहर रहते हैं, तो उनके लिए सरकार ने विशेष सुविधा प्रदान करी है। और वही हम पढ़ेंगे कि वो 3 टाइप की है। अब तो 2 ही टाइप बचे हुए हैं, लेकिन तीनों को ही पढ़ लेंगे हम। इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया था इसको, लेकिन हम तीनों को ही पढ़ेंगे पहले। तो देखिए, इसमें क्या है। पहला है अनिवासी भारतीय, जिन्हें नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि एनआरआई कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? एनआरआई। आपने आसपास के लोगों को कहते सुना होगा कि मेरा भाई एनआरआई है या हमारा फला रिश्तेदार कोई एनआरआई है। तो एनआरआई का मतलब क्या होता है हम अब इसमें देखेंगे। देखो, एनआरआई किससे संबंधित होते हैं, क्या होते हैं। उन्हें कहते हैं नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, यानी कि जो इंडिया के रेजिडेंस में नहीं रहते, नॉन रेजिडेंशियल हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन्हें कहते हैं पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि जिनका मूल भारत से जुड़ा हुआ है। मूल का मतलब उनके बाप दादे या 2-3 पीढ़ी पहले कभी भारत से जुड़े हुए थे, फिर चले गए और वहीं पे रह गए, तो वे कैसे हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारत के समुद्र पारीय नागरिक, समुद्र पारीय नागरिक का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई बोलते हैं इन्हें। देखिए, समुद्र पारीय का मतलब जो भारत से दूर, समुद्र यानी कि समुद्र यात्रा से जो भारत से दूर गए थे। आगे चल के हमने भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं जो पीआईओ को इसमें शामिल कर लिया, किसमें? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि वर्तमान में केवल ओसीआई रहता है। वर्तमान में कौन सा कार्ड है? ओसीआई, पीआईओ कार्ड नहीं होता। एनआरआई और ओसीआई ये 2 बचे हुए हैं। तो हमें पढ़ना इन तीनों को ही, मैं आपको तीनों को ही डिस्कस करूंगा, और आपको एक एक चीज़ समझ के चलनी है कि एनआरआई किसे कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं, और ओसीआई कार्ड या ओसीआई किसे कहते हैं। ठीक है, समझिए इस बात को। चलते हैं आगे। देखिए, इसमें लिखा है अनिवासी भारतीय, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्या लिखा है? अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब देखो, अनिवासी भारतीय का मतलब क्या है? अनिवासी भारतीय शब्द, अनिवासी भारतीय शब्द कहाँ से आया है? भारत के टैक्स कानून से। यानी कि ये अनिवासी भारतीय यानी कि नॉन रेजिडेंट कहाँ से आया है? टैक्स कानून से आया है, या टैक्स कानून में उल्लेखित है। ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से भारत में 182 दिन अथवा उससे अधिक समय तक विदेश में रहते हैं। कितने? 182 दिन या उससे अधिक समय तक विदेश में रहते हैं,
और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एनआरआई कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझिए, मत जाइए उसकी लैंग्वेज में, मैं बताता हूं आपको। जैसे मेरी जॉब लग जाए अमेरिका में, ठीक, तो पासपोर्ट है भारत का, वीज़ा अमेरिका का है, तो मैं अमेरिका में जॉब करने जाऊंगा। मैं लगातार 182 दिन अगर अमेरिका में जॉब करता रहा, ठीक है, और मेरे पास भारत का पासपोर्ट है, तो मैं क्या बन जाऊंगा? एनआरआई बन जाऊंगा। अर्थात 182 दिन में उसे क्या कह देते हैं? एनआरआई। अब चाहे मैं किसी भी उद्देश्य से गया हूँ, चाहे मैं बिजनेस के उद्देश्य से गया हूँ, चाहे मैं जॉब के उद्देश्य से गया हूँ, अर्थात मेरे पास कैसा कार्ड आ जाएगा? एनआरआई का कार्ड आ जाएगा। हूँ मैं भारतीय ही, रहूँगा मैं भारतीय ही, अर्थात अनिवासी भारतीय है। अनिवासी का मतलब जो भारत में निवास नहीं करते बल्कि कौन है? भारतीय हैं। तो ऐसे शब्द का यूज कहाँ किया गया है? आपके टैक्स कानून में। अर्थात जो नौकरी और व्यवसाय के उद्देश्य से 182 दिन तक कहाँ से? भारत से बाहर रहे हैं, विदेशों में रहते हैं, और भारतीय पासपोर्ट जिनके पास में है उसे क्या कहते हैं? एनआरआई कहा जाता है। ठीक है, एनआरआई समझ में आ गया। इसकी सीमा कितनी है? 182 दिन। ये याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा गया था कि एनआरआई के लिए कितने दिन की समय सीमा तय की गई है? 180 दिन, 182 दिन, 170 दिन या 200 दिन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन व अन्य देशों या अन्य विदेशी नियुक्तियों पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को भी अनिवासी भारतीय दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ऊपर वाली कि एनआरआई कौन है। अब इनके अलग ऐसे व्यक्ति जो हैं तो भारत सरकार के ही अधिकारी, लेकिन विदेशों में जॉब करते हैं, जैसे दूतावास में कोई रहता है, ठीक है, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस से जो आईएएस का एग्जाम होता है, सिविल सर्विस का, यूपीएससी जिस एग्जाम को लेती है, उस एग्जाम से जो आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में चले जाते हैं वो बाहर रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कोई इंडियन फॉरेन सर्विस में चला गया और ब्रिटेन के दूतावास में उसकी जॉब हो गई तो हमेशा वहीं रहेगा, या अमेरिका के दूतावास में या भारतीय दूतावास में अमेरिका में उसकी जॉब हो गई तो वहाँ रहेगा। तो उसके लिए भी विदेशी नियुक्तियों पर भी, या संयुक्त राष्ट्र संघ में, या फिर कोई ऐसी जॉब है जिसे भारतीय व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी कि यूएनओ में कर रहा है, तो उसे भी क्या कहा गया है? उन्हें भी एनआरआई कहते हैं। उन्हें भी क्या कहते हैं? उन्हें भी एनआरआई ही कहा जाता है। तो एनआरआई की दो कैटेगरी होगी, एक ऐसे जो भारतीय हैं, विदेशों में जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए गए हैं, 182 दिन तक लगातार भारत से बाहर रहते हैं, भारत का पासपोर्ट उनके पास रहता है, तो एनआरआई कहलाते हैं। दूसरे वे हैं जो भारतीय व्यक्ति हैं, भारत सरकार के अंतर्गत काम करते हैं और यूएनओ में या किसी दूसरे देश में भारत सरकार की नियुक्तियों पर जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? एनआरआई। अब देखो, अनिवासी भारतीय द्वारा लंबे समय में मांग की जा रही थी कि उन्हें भी भारत में आम चुनाव में मतदान का अधिकार दिया जाए। भाई जैसे मान लिया मैं हूं तो भारतीय ही, अगर मैं कहीं व्यवसाय कर रहा हूं, मान लिया मैं इंडोनेशिया में रहता हूं, वहाँ व्यवसाय करता हूं, वहीं मेरा रहना है, वहीं बिजनेस है मेरा, लेकिन जुड़ा हुआ तो मैं इंडिया से ही हूँ, इंडिया के संविधान के प्रति आस्था रखता हूँ, यहाँ की संप्रभुता और एकता अखंडता को मैं आदर सम्मान पूर्वक से देखता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ, तो इंडियन हूँ मैं एनआरआई होने के बावजूद भी, तो मुझे अधिकार मिलने चाहिए ना मतदान के, क्योंकि मेरा प्रतिनिधि तो भारत की संसद में बैठना चाहिए। तो ऐसी ही मांग उठने लगी कि हमें भी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, देखिए, भारत सरकार द्वारा 2011 में एक अधिसूचना जारी की जाती है। 2011 में एक अधिसूचना जारी की जाती है और उसमें क्या कहा जाता है कि अनिवासी भारतीयों को भारत में मतदान के रूप में पंजीकरण कराने हेतु सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। तो 2011 में ये कानून की आदेश आया और 3 फरवरी 2011 को निर्वाचन आयोग के परामर्श से मतदाता पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2011 प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो कौन सा अधिनियम आया? मतदाता पंजीकरण संशोधन अधिनियम। अर्थात 2011 में पंजीकरण, जो मतदाता पंजीकरण अधिनियम है, उसको संशोधित करके इन्हें भी ये सुविधा दे दी गई कि आप भी वोट डाल सकते हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विदेश में रह रहे भारतीय मूल के सक्षम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सूचीबद्ध करना है। सक्षम का मतलब है उन्हें भारत की नागरिकता है और जो भी मानक हैं भारतीय नागरिक होने के उन्हें वे पूरा करते हैं। ठीक है, अर्थात एनआरआई होने के जो मानक हैं उन्हें पूरा करते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? सक्षम मतदाता। तो फॉर्म संख्या 6A, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। कौन सा? फॉर्म संख्या 6A के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता आवेदन करके
मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं। अर्थात जो अधिनियम है उसमें ये बात कही गई कि उसका फॉर्म नंबर 6A भरिए और वो एनआरआई के लिए ही है, उससे वो क्या एलिजिबल हो जाते हैं वोट डालने के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे अगला आता है भारतीय मूल के व्यक्ति। तो भारतीय मूल के व्यक्ति से क्या मतलब है? भारतीय मूल का व्यक्ति का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी ओरिजिन यानी कि जिसका ओरिजिन कहाँ से जुड़ा हुआ है? इंडिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओरिजिन का मतलब वो उसके वंश कहाँ से जुड़ा हुआ है, उसका डीएनए जीन कहाँ से जुड़ा हुआ है, अर्थात वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? भारत से। अर्थात क्या 4-5 पीढ़ी पहले उसके यहाँ से बाप दादा चले गए थे, तो वे व्यक्ति जो लगभग 4 पीढ़ी पहले भारत से जा चुके थे और उन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली थी। देखिए 1830 के आसपास या उससे पहले या उसके बाद भी 19वीं शताब्दी तक भी ये बहुत बुरी तरीके से चलता रहा कि अंग्रेज़ों ने, यानी कि अंग्रेज़ों की बात नहीं है, यूरोपियन की सभी की बात है, सभी यूरोपियनों ने जैसे जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ, ब्रिटेन हुआ, इटली हुआ, ऐसे यूरोपियन कंट्रियों ने दुनिया के देशों पे क्या कॉलोनी बसा रखी थी। तो दुनिया के देशों में जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनी थी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रथा थी गुलाम बनाने की। तो ये क्या करते थे, गुलाम भरे और दूसरे देश में ले जाके बेच दिया करते थे लोगों को। तो ये इसका मतलब क्या है? अर्थात मानव की खरीद फरोख्त चलती थी। तो मानव की खरीद फरोख्त का मतलब है भारत के दक्षिण भारत से या उत्तर भारत से या आपका जो साउथ अफ्रीका है वहाँ से जहाज़ों में लोगों को भर के कहाँ अमेरिका ले जाया जा रहा है, ब्रिटेन ले जाया जा रहा है, दक्षिण अमेरिका ले जाया जा रहा है, या वहाँ से लोगों को भर के यहाँ लाया जाता था इंडिया में काम करने के लिए। इंडिया में तो वैसे ही बहुत भीड़ थी, गरीब लोग थे, तो यहाँ तो नहीं लाते थे, बहुत कम ऐसा हुआ होगा, लेकिन यहाँ से यूरोप अमेरिका में ले जाया करते थे, क्योंकि वहाँ जो बागान है बड़े बड़े, वहाँ पर कॉफ़ी के बागान, चाय के बागान, गन्ने के बागान, केले के बागान, उन बागानों में काम करने के लिए गुलामों की ज़रूरत थी। और गुलाम कैसे? जो बेगारी करते हों। तो उस समय कोई ऐसे कानून वानून थे नहीं, ना कोई उनको फॉलो करता था, अगर होंगे भी तो ये क्या करते थे, जहाज़ों में भर के गुलामों को विदेशों में ले जाया करते थे। अब मान लिया कोई 1800 ईस्वी के आसपास में यहाँ से चला गया या 19वीं सदी के स्टार्टिंग में, तो वो 3-4-5 पीढ़ी गुजर गई, अब वो वहीं रह जाएगा। भाई स्वतंत्र अमेरिका में जब ले गए तब अमेरिका गुलाम था, बाद में स्वतंत्र हुआ, थोड़ा थोड़ा उनको अधिकार मिलने लगे, खाना पीना वहाँ शुरू हो गया, तो उनका घर बस गए, धीरे धीरे उन लोगों ने जनसंख्या बढ़ा ली अपनी, तो उनका प्रतिनिधित्व बन गया वहाँ पे। अब वो समृद्ध अवस्था में है, तो वो कहीं ना कहीं तो भारत से जुड़े हुए ही हैं, गए तो वो यहीं से थे। तो अब 5 पीढ़ी बाद भारत सरकार को याद आती है कि हमें क्या करना चाहिए कि उन लोगों को भी भारत से जोड़ना चाहिए, अर्थात ऐसे लोगों को भारत में लाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आप यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे तो ऐसे लोगों को भारत सरकार प्रमोट करती है। उससे क्या होता है कि उस देश के भारत के साथ में संपर्क बनते हैं। कई ऐसे प्रधानमंत्री और देश के प्रमुख भी रहे हैं जो भारतीय ओरिजिन से जुड़े हुए थे, जो आपका मैक्सिको के आसपास के जो कंट्री हैं सारे के, आपका जो वेस्ट इंडीज़ वगैरह के हैं वहाँ के, उसके आसपास के प्यूर्टो वगैरह के, वो सब भारत के ओरिजिन से ही संबंधित हैं। या गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, ये जो कंट्री हैं, यहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख या लीडर, बड़े बड़े लीडर हैं, वो सब कहाँ से जुड़े हुए हैं? भारत और अफ्रीकी देशों से। तो उनको बताया जाता है कि आप भारत से जुड़े हुए हैं, तो आइए और देखिए आप यहाँ रहते थे, बिहार में रहते थे, यूपी में रहते थे, वो यहीं के लोगों को ले जाया करते थे, या महाराष्ट्र में रहते थे, तो यहाँ से उनको बताया जाता है, तो अच्छे संपर्क होते हैं, देशों के एक दूसरे के साथ में संपर्क अच्छे बनते हैं, कोरिलेशन बनता है, बिजनेस बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ता है। तो ये इसलिए चीज़ों को शुरू किया गया था। तो इसलिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड भी शुरू किया गया देना। तो भारत सरकार ने, अर्थात जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, 1935 का मतलब इसलिए कहा गया है क्योंकि 1935 में संघीय राज्य की स्थापना करने की कोशिश की गई थी और एक संघ भारत बनेगा और उसकी सीमा निर्धारित की गई थी। इसलिए सीमा में, भारतीय सीमा जो उस समय थी 1935 के अधिनियम के तहत, जो व्यक्ति इस तरीके से गया हुआ है और वो भारत से जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र से जो 1935 के अधिनियम के अनुसार था, तो उसे पीआईओ कार्ड मिल जाएगा। लेकिन नोट में क्या है, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन और बांग्लादेश के नागरिक थे अथवा या फिर कभी रहे थे, या उनकी संतानों को भारतीय मूल का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति पाकिस्तान, भाई 1935 के अधिनियम के आधार पर तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था,
तो ऐसे तो वे व्यक्ति जो पाकिस्तान के मूल हैं और कहीं विदेश में रहते हैं, तो वे भी आके दिल्ली में कह सकते हैं कि भाई हम भी भारत से जुड़े हुए हैं। उनकी अथॉरिटी या उनके लिए जवाबदेही पाकिस्तान की होनी चाहिए, क्योंकि वो टेरिटरी कहाँ चली गई, पाकिस्तान में। ऐसे ही बांग्लादेश की टेरिटरी में जुड़े होंगे जो लोग, तो उनकी जवाबदेही पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए है। तो हमने जो सुविधाएं शुरू की हैं वो अपने देश के लिए की है ना। तो हमारे जो सिस्टम यानी कि जो हमारी सीमा है उससे संबंधित जो लोग होंगे उन्हीं को तो हम तरजीह देंगे। तो उसी आधार पर ये चीज़ें तय की गई कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन और बांग्लादेश के नागरिक हैं, उनके जो वंशज हैं उनको हम भारतीय नागरिकता का दर्जा नहीं देंगे, अर्थात जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड है वो उनका नहीं बनेगा। अब देखिए इसके लाभ क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लाभ क्या है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लाभ, तो इसमें लाभ यह है कि वर्ष 2002 में भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भारतवंशी कार्ड, भारतवंशी का मतलब है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। कब शुरू की गई, 2002 में, ठीक है। और एनआरआई को कब मिला, 2011 में, ध्यान रखना। तो इस कार्ड के द्वारा भारतवंशियों को निम्नलिखित सुविधा दी गई, जैसे पीआईओ यानी कि जिसके पास पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन का कार्ड है, जारी होने की तिथि से 15 वर्षों तक, अर्थात जिस दिन कार्ड बनेगा उस दिन से लेकर 15 वर्षों तक आप बिना वीजा के भारत में आ जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, मजे करिए, भारत में रहिए, ठीक है। भारत में आने की तिथि से लेकर 180 दिनों तक विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी अर्थात FRRO, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये क्या होता है, देखिए जब किसी को वीज़ा लेना होता है, पासपोर्ट बनवाना होता है अपना, तो वो इसी अधिकारी से संपर्क करता है। तो भाई हम किसी को पीआईओ कार्ड देंगे तो वो नॉर्मल सी बात है, वो विदेशी व्यक्ति है भाई, भले ही उसका ओरिजिन इंडिया से जुड़ा हुआ, लेकिन अब तो वो कई पीढ़ियों से वहाँ रह रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना जरूरी है, जो वीज़ा अधिकारी होते हैं, जो वो डिपार्टमेंट है, यानी कि कौन सा है, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, के पास पंजीकरण की छूट दी गई है। तो जब आप वहाँ कराने जाएंगे तो पंजीकरण में छूट देंगे आपको, बहुत ज़्यादा टेक्निकल समस्याएं नहीं होंगी, सामान्य प्रक्रिया से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं FRRO के यहाँ छूट देनी। अब देखो भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि पीआईओ धारक को भी अनिवासी भारतीय जैसी आर्थिक, वित्तीय, शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त नहीं है, जैसे भाई जैसे जो एनआरआई को सुविधाएं प्राप्त हैं वो इन्हें भी प्राप्त हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर कैसे, परंतु कुछ सुविधाएं इनको नहीं मिलती, जैसे इनको क्या नहीं मिलता, देखो पीआईओ कार्ड धारक कृषि भूमि नहीं खरीद सकता, वो यहाँ आके खेती की जमीन नहीं खरीद सकता। दूसरा, चुनाव लड़ने जैसे अधिकार उसके पास में नहीं होंगे। तीसरा, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय संबंधित कोई भी जो पद है उसको वो नहीं दिया जा सकता। तो उसके साथ क्या है, पीआईओ कार्ड धारक कृषि भूमि नहीं खरीद सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। तीसरा क्या है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल जैसे उच्च संवैधानिक पदों पर पीआईओ कार्ड धारक की नियुक्ति नहीं हो सकती। तो उसे राज्यपाल या आपका जो राष्ट्रपति है और राज्यपाल या उच्च संवैधानिक पदों पर उन्हें नहीं लाया जा सकता। चौथा क्या है इसमें, पीआईओ कार्ड धारक यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। कम से कम कितने वर्षों तक, तो कम से कम उसे भारत में पीआईओ कार्ड धारक, भाई कार्ड तो दे दिया हमने उन्हें, घूमो फिरो वो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, 15 वर्षों तक। कार्ड धारक यदि भारत की नागरिकता चाहता है तो उसे कितने वर्षों तक, उसे कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, और तभी भारतीय के नागरिकता के लिए वो क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है, उससे पहले आवेदन नहीं कर सकता। तो भाई 15 वर्ष के लिए तो दे ही दिया कि आप 15 वर्ष तक बिना वीजे के आइए, तो 15 वर्ष क्या है, तो 7 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो जब 7 वर्ष तक यहाँ से आता जाता रहेगा, घर ले लेगा, मतलब घर बना लेगा, कैसे भी बनाए वो किराए पर रह के जैसे भी संपत्ति इकट्ठी करेगा, जो अधिकार उसे प्राप्त है उसके आधार पर फिर वो नागरिकता ले लेगा, और जब नागरिकता मिल जाएगी तो उसको फिर सारे वे अधिकार मिल जाएंगे जो भारत के नागरिक को प्राप्त होते हैं। तो वर्ष 2015 में इसे समाप्त करके इसका विलय किस में कर दिया गया, ओसीआई कार्ड में, समुद्र पारीय नागरिकता में। तो इसका विलय 2015 में किस में कर दिया, ओसीआई में, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को किस में विलय कर दिया गया, चेंज भी कह सकते हैं या इसे मर्ज कह सकते हैं। मर्ज किस में मर्ज कर दिया गया इसका, ओसीआई में, ओवरसीज और
आपका सॉरी हाँ समुद्र पारीय नागरिकता में। ठीक है, अब देखिए ओवरसीज ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है ये, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, हाँ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें देखो भारत के समुद्र पारीय नागरिक, अब इसके बारे में समझते हैं कि भारत के समुद्र पारीय नागरिक क्या हैं और इन्हें कैसे नागरिकता मिलेगी, या इनके क्या अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो भारत के समुद्र पारीय नागरिक या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI, आपको अभी मैंने बताया कि 2015 में इसे मर्ज कर दिया गया, किसमें, PIO को। अब देखिए भारत सरकार के द्वारा OCI कार्ड का प्रारंभ 2005 में किया गया, जिसके अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 के खंड 7A के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। और PIO की शुरुआत कब की गई थी, 2002 में, याद रखना है। ठीक है, इसके लिए कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। कौन कौन से प्रावधान हैं, देखो ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय, ठीक है, अथवा उसके पश्चात कभी भी भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता था, तो उसे क्या हो सकता है, उसे ये OCI कार्ड जारी किया जा सकता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय अथवा उसके पश्चात कभी भी भारत की नागरिकता बनने की योग्यता रखता था। आगे देखिए दूसरा, वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है या भारत के किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बना। देखो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत के किसी क्षेत्र में निवास करता था पहले, या उसके वंशज करते थे, और वह व्यक्ति जो वर्तमान में कहीं और का नागरिक है। जैसे मान लिया मैं अमेरिका में रहता हूँ और मेरे वंशज कभी इंडिया से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का, और वे भारत के एक ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत से जुड़ गया। जैसे अगर मान लिया मैं जूनागढ़ से जुड़ा हुआ होता और जूनागढ़ पाकिस्तान में चला जाता, तो फिर मैं यहाँ का नागरिक नहीं बन पाता, फिर मुझे OCI कार्ड नहीं मिल पाता। तो भले ही तब जूनागढ़ एक रियासत थी, बाद में भारत में शामिल हो गई 1947 के बाद, तो क्या संज्ञा भारत में आ गई, तो OCI कार्ड जारी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद इन योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्ति के पुत्र पुत्री, पोता पोती अथवा नाता नातिन को भी OCI कार्ड जारी किया जा सकता है। अर्थात ऊपर की जो 2 योग्यताएं हैं उनके आधार पर उनके वंशजों को भी ये कार्ड दिया जा सकता है। नोट क्या है, यह व्यक्ति जो कभी भी पाकिस्तान बांग्लादेश का नागरिक रहा होगा वह OCI कार्ड प्राप्त नहीं कर सकता, और इसे लोकप्रिय दोहरी व्यवस्था भी कहते, दोहरी नागरिकता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, दोहरी नागरिकता भी। बस ये याद रखना है कि OCI को क्या कहते हैं, OCI को दोहरी नागरिकता भी कहते हैं, दोहरी नागरिकता। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, दोबारा पढ़ोगे तो आप आराम से समझ आ जाएगा। अब देखो OCI कार्ड के लाभ क्या होंगे, बिल्कुल OCI कार्ड के लाभ क्या होने चाहिए, देखो OCI कार्ड के लाभ, देखो OCI कार्ड के लाभ क्या होंगे, यानी कि OCI को बहुउद्देशीय आजीवन वीजा यानी कि मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा दिया जाता है। भाई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में कितना वीजा दिया गया था, 15 वर्ष के लिए, और इसमें वीजा कितना दिया जा रहा है, लाइफ टाइम के लिए। याद रखना है आपको अंतर, जिससे यानी कि समुद्र पार या भारतीय यानी कि OCI कार्ड धारक व्यक्ति जितनी बार चाहे जब तक चाहे भारत आ जा सकता है, कोई समस्या उसे नहीं है। लेकिन भारतीय नागरिक नहीं होगा, भारतीय नागरिक होने के लिए उसे शर्त पूरी करनी पड़ेगी। विदेश पंजीकरण अधिकारी यानी कि FRRO यानी कि फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है आपका, वहाँ पे इसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। कोई समस्या निर्धारित नहीं, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कभी भी करा सकता है जब उसकी मर्जी है। इसको पंजीकरण कराने में छूट मिलेगी। अर्थात आपको जो आप हमारा क्षेत्रीय अधिकारी है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसके यहाँ आप क्या करें, अपना पंजीकरण कराइए,
और कभी भी आ जा सकते हैं। लाइफ लॉन्ग आपको वीज़ा मिलेगा और ये कोई इसकी डेट फिक्स नहीं है, कभी तक भी आइए जाइए। तो ओसीआई कार्ड धारक अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआईओ को प्राप्त आर्थिक सुविधाएं हैं। मतलब कहने का यह है कि इन्हें भी वही सुविधाएं हैं जो एनआरआई को हैं, लेकिन कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो प्राप्त नहीं है। जैसे ओसीआई कार्ड धारक प्राप्त व्यक्तियों को भारत के कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय न्यायाधीश इत्यादि। तो जो पीआईओ में थी वही यहाँ पे है। तो ओसीआई कार्ड धारक जो जिन्हें ओसीआई कार्ड है, जिनके पास में देखिए, जिनके पास ओसीआई कार्ड है, व्यक्तियों को संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता जैसे राजनीतिक अधिकार भी नहीं दिए जा सकते। और इन्हें सरकारी नौकरी, जैसे संघ और राज्य के अंतर्गत कोई सरकारी नौकरी है, उसे भी योग्य नहीं माना गया। अर्थात ये सिविल सर्विस का फॉर्म नहीं भर सकते, यूपीएससी का या पीसीएस का या किसी और दूसरी नौकरियों का ये फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत हमें समानता का अधिकार चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भारतीय नागरिकों को है। पहले भारतीय नागरिकता प्राप्त करिए, उसके बाद आपको ये अधिकार दिए जाएंगे। अब देखिए इसकी समाप्ति कैसे हो सकती है, ओसीआई की समाप्ति कैसे हो सकती है। सिंपल सी बात है, यदि कोई व्यक्ति जिसके पास ओसीआई कार्ड है, ठीक है, और वो उसे त्यागना चाहता है कि भाई मैं तो नहीं चाहता कि मेरे पास ओसीआई कार्ड रहे, या मेरे पास जो कार्ड का दर्जा है वो मुझे प्राप्त है, तो ठीक है छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो एक तो ये है, तो इसे इस संबंध में निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जो सरकार का निर्धारित प्रारूप है उसके आधार पर घोषणा करिए, और केंद्र सरकार फिर ये तय करेगी कि आपको इससे वंचित किया जाएगा। तो घोषणा स्वीकार करने के बाद आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो और कई अधिकार हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति झूठे तथ्यों पर अथवा कोई छुपाकर, यानी कि कोई गलत जानकारी देकर कार्ड ले लेता है, तो उसका कार्ड समाप्त किया जा सकता है। या भारत के संविधान के प्रति असम्मान रखता हो, या युद्ध की दशा में किसी शत्रु नागरिक के साथ मिल जाए, शत्रु देश को लाभ पहुंचा दे, या ओसीआई कार्ड प्राप्त करने के बाद 5 वर्षों की समावधि के अंदर किसी विदेश में 2 वर्षों की सजा मिल जाए, तो ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो सरकार उसका ओसीआई कार्ड ले सकती है, छीन सकती है। तो भारत सरकार की दृष्टि में ओसीआई कार्ड का दर्जा प्राप्त व्यक्ति से भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा होता है, तो तब भी ये क्या कर सकती है, तब भी उसके कार्ड की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये तय होता है कि भारत की नागरिकता क्या है, भारत की नागरिकता के क्या होने के उसके मानक हैं, कैसे 1955 का अधिनियम आता है, उस अधिनियम के बाद क्या नागरिकता के मानक बनते हैं, फिर नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है, फिर नागरिकता से संबंधित क्या विवाद हो सकते हैं, फिर आपके नागरिकता से अलग कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं विदेशी लोगों के लिए, जिनमें आपका एनआरआई है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि ओसीआई कार्ड धारक हैं, और उन्हें क्या फ़ायदे हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस है, ये हमने इसमें पढ़ ली है। लगभग 4 ये हो तो 3 में ही ज़्यादा, लेकिन ये एक बीच में 15 मिनट की ही वीडियो बन पाई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, नहीं तो मैं 3 में ही ख़त्म कर देता इसको, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसमें चीज़ें थी नहीं, तो मुझे लग रहा था कि चलो कोई नहीं, एक वीडियो और बना दूंगा। तो यहाँ पे आपकी नागरिकता यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 समाप्त होता है। अब देखिए 11 से फिर 12 पे आते हैं, तो आपके मौलिक अधिकार आ जाते हैं 12 से 35 पे। तो अब हम संविधान में एंट्री करेंगे, कहाँ, मौलिक अधिकारों में। ठीक है, संविधान के भाग 3 में। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके की कंसेप्चुअल क्लास के लिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करके बताया करिए, और अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जो उन्हें भी फ़ायदा हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।